एआई की बात करते हैं तो उसकी बात ज़रूर आती है पावर, एनर्जी। एआई को चलाने के लिए भी एनर्जी की खपत जो है वो बढ़ने वाली है आने वाले समय में। पर बहुत समय से ये हमारे सेक्टर जो है ये लेथार्जी और डेड पड़ा हुआ है। पावर एज ए स्पेस, क्या लगता है आपको कि यहाँ से एक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है बिकॉज ऑफ ब्रॉडली अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट स्टिल नाउ? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकता है। अगर आप देखें तो पावर ने आउट परफॉर्मेंस भी दिखाई है पीछे। हाँ, काफ़ी अच्छे रनअप के बाद ये कंपनीज जो एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, या पूरा आप सेगमेंट, इवन रिलायंस या अदानी के स्टॉक्स भी लगाएंगे तो पूरा सेगमेंट, आज सोलर भी एडिशन हो गया, तो जितनी भी सोलर कंपनीज के आईपीओ काफ़ी आए हैं लास्ट ईयर, तो पूरा सेगमेंट बहुत अच्छा किया है। और ये जो कंजप्शन है थ्रू एआई, ये और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। डाटा सेंटर्स का जो टारगेट लेके आ रहे हैं, रिलायंस 3 गीगावाट का डाटा सेंटर डाल रहा है, ओपन एआई 2 गीगावाट का डाल रहा है, टीसीएस इज आल्सो अनाउंस्ड। तो उसके लिए पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा जरूरत होगा। हालांकि रिन्यूएबल साइड पे हम ऑलरेडी 250 से 500 मेगावाट का एक टारगेट ले चुके हैं। 250 से 500 मेगावाट अगले 4-5 सालों में हम पहुंच जाएंगे। बट उसके बावजूद कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस सेगमेंट में। और जितनी भी ट्रेडिशनल हो या न्यू एज कंपनीज हो, आई थिंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। एंड हम इसको किस तरीके से प्ले कर रहे हैं, हमें टेलीकॉम भी अच्छा लगता है, पावर एनर्जी सेक्टर भी अच्छा लगता है। तो आई थिंक रिलायंस जैसी कंपनीज इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है। सर, दो स्टॉक्स देखेगा मानस सर, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एमसीएक्स, दोनों ही एक्सचेंज है। इन दोनों ही के स्टॉक्स में क्या करना है? बीएसई बहुत करीब अपने रिकॉर्ड हाई के, एमसीएक्स तो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे ही काम काज कर रहा है। देखिए, दोनों के चार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। बीएससी में हमने कल एक ब्रेकआउट देखा था जिसके टारगेट 3000 के आसपास के आते हैं। तो अब अगर कोई डिप मिले तो बीएससी में खरीदारी करें, करीब करीब 2900 रुपए के आसपास खरीदारी करेंगे। 2850 के स्टॉप लॉस से फिर 3000 के आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं बीएससी में। एमसीएक्स की जहां तक बात है, देखिए एमसीएक्स ने भी कल ब्रेकआउट दिया। मेरा समझना है कि एमसीएक्स में जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो करीब करीब 10,000 के आसपास का हो सकता है। तो अगर आप 10,000 के टारगेट सेट कर सकते हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 9780 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक और स्टॉक देखिएगा मानस सर, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक 4.5% ऊपर है। इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत करेक्शन भी हम पिछले हफ्ते में देख चुके हैं। और इसमें जो खबर है वो ये है कि एनवीडिया के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, उसके बाद नेटवेब की टेक्नोलॉजी के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है, जस्ट बिकॉज दे हैव ए पार्टनरशिप विद एनवीडिया। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज एट दीज लेवल्स क्या करना चाहिए? देखिए, 2024 में स्टॉक ने करीब 3000 के आसपास के हाईज बनाए थे, उसके बाद एक डीप करेक्शन देखने को मिला था। अभी कुछ पिछले मंथ ही स्टॉक ने 3000 का आंकड़ा ब्रेक किया है। अगर उसके बेसिस पे एक टारगेट सेट करने हो तो मेरा समझना है कि वापस हमें 4500 या 4800 4800 तक के टारगेट भी नेटवर्क दिखा सकता है। ये जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से वेट करें, कंफर्मेशन मिले। 3600 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तो आप 3000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लें, जहां टारगेट बड़े सेट करें 4400 और 4800 रुपए, 4400 एंड 4800 के टारगेट सेट करें। सचिन जी, एक और सेक्टर जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, अब थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है, वो मेटल स्पेस। जब भी डॉलर की वीकनेस होती है तो मेटल में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहता है। अब डॉलर थोड़ा बहुत मजबूत हो रहा है, 100 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं। उसके चलते हुए थोड़ा बहुत कमोडिटीज और मेटल सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है। सो मेटल एज ए स्पेस कैसा लगता है आपको? क्योंकि हम जब सेकेंड हाफ में ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो केपेक्स ऑलवेज पिक्स अप, तो उसके चलते हुए भी डिमांड सिनेरियो जो हमारा डोमेस्टिक फ्रंट पे है वो काफी अच्छा लग रहा है। हमने देखा है गीतू जी की जो मेटल सेगमेंट है या कमोडिटी सेगमेंट है, उसमें 2 या 3 क्वार्टरली अर्निंग के हिसाब से, या जैसे आप कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ में कैपेक्स ज्यादा होता है, तो उसको देखते हुए जनरली वैसा मूवमेंट नहीं रहता है। इनफैक्ट काफी सिक्लिकल है और वो लंबे साइकिल होते हैं। तो मेटल का साइकिल अप ट्रेंड पे ही है, काफी अच्छा चल रहा है, तो बुरे टाइम पे नहीं है वो। बट यस, हमें एक चीज का ध्यान देना होगा कि उसमें काफी मूविंग फैक्टर्स भी हैं। तो मेटल का जियोपॉलिटिकल रिलेशन, मेटल का ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ जो कि उतना इंडस्ट्रियल साइड पे उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो हम थोड़ा सा इस सेक्टर को, ओवरऑल सेक्टर को हम अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन जहां हमने पीछे देखा कि सोना और चांदी साइड पे काफी
एक तेजी रही जी। और काफी इन्वेस्टर्स का अटेंशन रहा, तो हमने उसको एमसीएक्स के थ्रू ही प्ले किया। बट दैट वाज आल्सो वेरी गुड पोजिशनल ट्रेड, आप कह सकते हैं 20 से 25% का। एंड वी कंटिन्यू टू बिलीव कि एमसीएक्स में थोड़ी तेजी हो सकता है कि एक साल तक और थोड़ा बनी रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स का काफी अट्रैक्शन वहां पर इन दो कमोडिटी साइड पे जा चुका है। सचिन जी, आपका गोल्ड और सिल्वर पे क्या व्यू है इस समय? हमने एक करेक्शन देखी, 4,400 से गोल्ड गिर के सब हाँ $4,000 जी, के लेवल के नीचे भी आ गया था। चांदी में भी वैसा ही हुआ, 45 के आसपास आके अब एक बार फिर 50 के ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। सो गोल्ड और सिल्वर, काम कर इसका कितना प्रोपोर्शन आपके एक पोर्टफोलियो में अभी अभी होना चाहिए, अभी के सिनेरियो के हिसाब से? तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से या फिर कोई भी सिनेरियो, हमें लगता है कि आप ओवरऑल पोर्टफोलियो के लेवल पे अगर 5-1% का गोल्ड या सिल्वर रखना, आई थिंक एज ए सेफ हेवन जरूरी है। सिल्वर का ज्यादा इंडस्ट्रियल यूसेज भी रहता है, और वो जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है इस सिल्वर में, तो हमें लगता है कि सिल्वर का अभी भी काफी एक लॉन्ग रनवे है टू आउट परफॉर्म इवन गोल्ड। तो ये हमारा मानना है कि गोल्ड का एक बहुत अच्छा जो रैली था वो हो चुका है। हालांकि आरबीआई, चाइना, इन सब चीजों में हमें ट्रैक करना पड़ता है कि कौन कितना गोल्ड बाय कर रहा है, किस टाइम पे बाय कर रहा है या सेल कर रहे हैं, तो उसको ट्रैक करते हुए काफी मूवमेंट वहां पे होता है। बट जो हमने देखा है पिछले कुछ एक पैटर्न्स में, फ्रॉम द आरबीआई, फ्रॉम चाइना एटसेट्रा, तो हमें लगता है कि सिल्वर की तेजी अभी भी यहाँ से बरकरार होनी चाहिए। एक स्टॉक जो आज हैवी लिफ्टिंग कर रहा है और निफ्टी को इस लेवल पे पहुंचा चुका है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मानस 1547 का स्तर है, करीब 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। और इसी स्टॉक में नहीं, इस तेल ऑयल एंड गैस से जुड़ी हुई बाकी कंपनियां, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल भी अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। खबर ये हो सकती है कि सिंगापुर जीआरएम्स जो है वो $9.96 पर बैरल के आसपास आ चुके हैं, जो करीब सितंबर 2023 का से हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ये जो देखने को मिला था, ये सितंबर 2023 में देखने को मिला था, जिसका क्लियर इम्पैक्ट आज हम सभी स्टॉक्स में देख रहे हैं। फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज सर, देन चेन्नई पेट्रो एंड एमआरपीएल। तो देखिए, रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर इस पैटर्न के टारगेट सेट करने हो तो वो 1600 रुपए 1600 तक के हो सकते हैं। एक ट्रेड करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1524 के नीचे लगाना है और करीब 1600 रुपए 1600 तक के टारगेट सेट करने हैं। एमआरपीएल में थोड़ा वेट करेंगे। एमआरपीएल में ब्रेकआउट का इंतजार करिए। 184 के ऊपर अगर स्टॉक निकले तब खरीदारी करेंगे 174 के स्टॉप लॉस से। हालांकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है एमआरपीएल का वो पॉजिटिव है। आप अगर 6 से 8 महीने की बात कर रहे हैं तो मेरा समझना है कि 240 के लेवल्स भी एमआरपीएल टेस्ट कर सकता है। तो वहां पर तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। लेकिन ट्रेडर अगर आप हैं तो 184 के ऊपर खरीदारी करेंगे 174 के स्टॉप लॉस के साथ। चेन्नई पेट्रो में तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड पहले से बना हुआ है। अब अगर नेक्स्ट टारगेट सेट करने हो तो वो 1200 रुपए के आसपास के आते, करीब 100 रुपए का आपको करंट लेवल से आपको देखने को मिल सकता है। और अगर एक ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे 1064 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे भी चेन्नई पेट्रो में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। आज एनबीएफसी में भी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आज करीबन 1.25% के इजाफे के साथ कामकाज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। और आज जिन स्टॉक्स में और तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें एमएनएम फाइनेंस भी शामिल है, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, 4.5% का इजाफा, 344 के आसपास का स्तर है। एनबीएफसी कैसे लगते हैं आपको सचिन जी? देखिए, क्रेडिट का रिक्वायरमेंट इंडिया में हमेशा बढ़ता रहेगा। एक साइकिल था उसमें जब थोड़ा सा एक स्लो डाउन हुआ था कंज्यूमर फाइनेंस साइड पे, क्योंकि आरबीआई का काफी रिस्ट्रिक्शंस आए थे उसमें। बट हमें लगता है कि जो हाई क्वालिटी प्ले हैं जैसे चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस, जियो फिन, अभी तक पूरी तरह से बिजनेस में अभी उन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट नहीं किया, बट आई एम श्योर अगले 2-3 साल में आप बहुत बड़ा वहां पे मूवमेंट देखेंगे। अब ग्रो भी एक आ चुका है जहां पर लैंडिंग जी बिजनेस में काफी पार्टिसिपेट करता है। ग्रो इज द न्यू लिस्टिंग। जी। तो कंपटीशन इसमें बढ़ता जा रहा है। बट आई थिंक जहां पर टेक्नोलॉजी एडवांटेज रहेगा, जिन जिन कंपनीज वो ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाएंगी, उसमें बजाज फाइनेंस ने एक बहुत बड़ा शेयर पिछले 5-7 सालों में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ही दूसरों से लिया है, जो लैंडर से लिया है। तो इस सेगमेंट पे हम बड़ा पॉजिटिव हैं, बट हमें बहुत सिलेक्टिव होकर इसमें जाना पड़ेगा। हम अभी भी बजाज फाइनेंस या न्यू एज कंपनी, अगर वहां पे करेक्शन आता है ग्रो साइड पे, तो हमें वो बेटर प्लेस लगते हैं एज कम्पेयर टू द अदर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। अब हमने ग्रो की बात कर ही ली है। आज ग्रो में अगर देखें तो दूसरे दिन लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कल 10% का लोअर सर्किट लगा था ग्रो पे, और आज भी ये स्टॉक करीबन 8% सुबह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 7.5% इस समय नीचे है, 157 के आसपास का स्तर है। तो सचिन जी,
आईपीओ मार्केट पे इस समय आपकी क्या राय बन रही है? ग्रो बहुत ही रीसेंट लिस्टिंग है, आज छठा दिन ही हाँ है, जी। कारोबारी सत्र है, लेकिन थोड़ा बहुत यस। दबाव देखने को मिल रहा है पोस्ट वेरी गुड लिस्टिंग, और उसके बाद एक अच्छा रुझान, कहीं 100% का गेन भी देख लिया हमने इस स्टॉक में। देखिए ये अर्ली डेज हैं, चाहे कोई भी आईपीओ आ रहा है, और एक दो क्वार्टर का रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वैल्यूएशंस है। बट ग्रो का जो आईपीओ प्राइसिंग था काफी रिजनेबल था। हालांकि कंपनी ने अपना रेवेन्यू 4-5 गुना किया है पिछले 2-3 सालों में, एंड वो 33 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे आए। आज की डेट में जो ग्रो का मार्केट कैप हो चुका है, आई थिंक 3-4 लार्ज कंपनी जो वेल्थ मैनेजमेंट साइड पे हैं या ब्रोकिंग साइड पे हैं, उसको मिला के उससे भी ज्यादा हो चुका है। तो जो ग्रो का गाइडेंस है वो ये है कि 25-30% से उनका रेवेन्यू ग्रोथ होता रहेगा, कोस्टिंग उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो 30 से 35% का उनका प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं भी अगले 2-3 साल तक, तो 7-8 हजार करोड़ का अगर 2-3 साल बाद उनका प्रॉफिट हो भी जाता है, बट आज आप 1 लाख करोड़ के आसपास हैं, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच लगता है। बट क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसने बड़ा हाई ग्रोथ दिखाया है, अपना एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दिखाया है, तो आई थिंक हर करेक्शन पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो कुछ पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में इसका लेना चाहेगा। तो हम भी इसको रिव्यू कर रहे हैं। आईपीओ के टाइम पे हमारा नोट था, बट इस लेवल पे हम चाहते हैं कि हम एक क्वार्टरली रिजल्ट देख लें जो शायद कल आना है, तो उसके बाद हम अपना एक व्यू दे सकते हैं इसका। यस, 21 नवंबर को बिलियन ब्रेन्स का यस। सेकेंड क्वार्टर के नतीजे भी आने वाले हैं, जिसके पहले आज थोड़ा बहुत हाँ दबाव जी। है, लेकिन अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो कल फिर एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। नैल्को, हिंडाल्को और वेदांता, इन तीनों में से अगर एक स्टॉक खरीदना हो मानस सर, तो क्या खरीदना चाहिए? तो देखिए, नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता, अगर तीनों स्टॉक में से एक पिक करना हो तो वो डेफिनेटली नैल्को का होगा। नैल्को में करेक्शन देखने को मिला था, 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए, 244 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। आपको टारगेट सेट करने हैं 290 रुपए के आसपास के, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में स्टॉक टच कर सकता है। एक छोटा सा स्टॉक के बारे में जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि रिटेल का काफी इंटरेस्ट रहता है स्टॉक पे। जयप्रकाश पावर वेंचर्स, ये स्टॉक कल भी 12% ऊपर था, आज भी 12% ऊपर है। उसमें खबर क्या है? उसमें खबर ये है कि अडानी ने जो बोली लगाई थी इन रेजोल्यूशन, जो आईबीसी में केस चला गया था, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उनके आवेदन को मंजूर कर दिया है, और उसके चलते हुए आज भी ये स्टॉक करीबन अब 8.5% है। सुबह तो 12% ऊपर था। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए मानस साहब, न्यूज फ्लो के चलते हुए? देखिए ट्रेडिंग जी, तो देखिए 2 दिनों में मूव तो काफी बड़ा आ गया है। 18 रुपए से लेकर 22 रुपए तक का मूव देखने को मिल गया है, तो करीब करीब 20% का मूव ऑलरेडी देखने को मिल गया है। तो अभी यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगाइए 20 रुपीज 90 पैसे, 20 रुपए 90 पैसे के जस्ट नीचे, 20 रुपए 90 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 23 रुपए 23 के ऊपर निकला तो शायद आपको 25 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए पेटीएम की बात करते हैं और न्यू एज कंपनीज की बात करते हैं सचिन सर से। सचिन सर, न्यू एज कंपनीज में आपका क्या रुख है? क्योंकि इस बार नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे। इटर्नल, पेटीएम, नाइका, नतीजों के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। और पेटीएम में आज ये भी खबर है कि कंपनी रिकवर्स इट्स लॉस्ट यूपीआई बेस आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जब वो उनके साथ फियास्को हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपना जो बेस है वो रिकवर कर दिया है, और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स हिट न्यू रिकॉर्ड हाई। तो ये पेटीएम में एक अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं। थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन का टाइम इस समय इस स्टॉक में बना हुआ है। तो न्यू एज कंपनीज को आप कैसे देखते हैं? स्पेसिफिकली जो पेमेंट गेटवे वाली कंपनीज हैं या फिर उससे रिलेटेड जो काम कर रही हैं, पाइन लैब ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, एंड रेजर पे वेट कर रहा है लिस्टिंग की, वो भी आ जाएंगे। और भी 1-2 कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रही हैं। और जैसे जैसे इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड के आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ चुके हैं, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस बढ़ चुके हैं, यूपीआई तो ट्रांजैक्शंस काफी है ही हैं। और उसके अलावा वैसे भी जो मर्चेंट पेमेंट है, जहां पर पेटीएम, पाइन लैब्स काफी डोमिनेंट प्ले रोल करते हैं। और आई थिंक पेटीएम के साथ क्या हुआ, वो पहले काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काफी सारे बिजनेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर पिछले 2-3 साल में उन्होंने काफी कट डाउन किया है और अपने कोर बिजनेस पे फोकस किया। आई थिंक वो उनके अब फेवर में आ रहा है और काफी रिवाइवल इस कंपनी में आ रहा है। बट ओवरऑल अगर हम न्यू एज बिजनेसेस की बात करें, आई थिंक इंडियन जो इन्वेस्टर है उसका भी रिस्क एपेटाइट बढ़ चुका है। अभी भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे वो कई कंपनीज बहुत महंगी लगती हैं, बट जिस तरीके से एक अर्निंग अपग्रेड आ रहे हैं और एक
एक नॉन लिनियरिटी आ रही है 20% के सेल्स ग्रोथ से, लेकिन प्रॉफिट 40-50% का ग्रोथ आ रहा है। जी। तो अब जाके इनका जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, कॉस्ट स्ट्रक्चर है, वो बेटर हो रहा है। तो इस ओवरऑल बकेट पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। अगर आप पिछले 1-2 साल का देखें तो कहाँ आउट परफॉर्मेंस आया या कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस आया, तो वो कंपनीज लाइक जोमेटो, इटर्नल एंड डिलीवरी, जो कि न्यू एज वाले लिस्टेड थे, काफी स्ट्रगल किया, बट नाउ दे आर डूइंग वेल। तो आई थिंक इनमें से हमें काफी डी रेटिंग भी मिलेंगी जहां पर वो एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, और आउट परफॉर्मेंस भी आपको देखने के मिलेगा, मार्केट से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अर्निंग्स दूसरे कंपनीज। अर्निंग्स के बाद सचिन जी, कोई एक ऐसा सेक्टर जहां आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा हो इस समय, कि सब महंगा है? सो इंडस्ट्रियल साइड पे बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे जीनस पावर है, स्मार्ट मीटर्स में देर आर कंपनीज जो कि एक टाइम पर आपने देखा होगा, 1-1.5 साल पहले बहुत सारी कंपनीज थी जो 50 से 60 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे हो गई थी, बहुत जी। फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रही थी। जी। एसबीएल इंजीनियरिंग है, वो इंडस्ट्रियल बैटरीज में है। सो देर आर फ्यू नेम्स, एएसके ऑटोमोटिव जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में है। तो कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जिनका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीने 1 साल में आपने स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं देखा होगा। ओके। तो वहां पर थोड़ा मॉडरेशन ऑफ मल्टीपल्स हुआ है, वैल्यूएशन रीजनेबल हुए हैं, और लॉन्ग टर्म स्टोरी उनका हमेशा से अच्छा रहा है, आगे भी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। तो ये कुछ एक नेम्स हैं जहां पर हम इन कंपनीज को रिव्यू कर रहे हैं, एंड हमें लगता है कि ये पूरा सेगमेंट अच्छा हो करना चाहिए। मानस सर, आप क्या खरीद रहे हैं आज? तो देखिए, दो स्टॉक मेरी नजर में है। पहले तो मजगांव डॉक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप चार्ट्स देखें तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। तो मजगांव डॉक में खरीदारी करेंगे, 2800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 2825 2925 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मजगांव डॉक में। दूसरा स्टॉक एक थोड़ा बड़ा स्टॉक है, पावर इंडिया, जो कि हिताची जी। इंडिया के नाम से पहले पॉपुलर था, लेकिन अब पावर इंडिया उसका